हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट की है कि पिछले 5 साल की पीवाईक्यू हम अगले 10 दिनों में हमारा टारगेट है कि 2020, 21, 22, 23 और 24 का 5 साल का पीवाईक्यू हम जो करने वाले हैं उसमें आज हमारा दूसरा दिन है। ठीक, पहला 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2023 का पेपर अभी हम करना स्टार्ट किया हमने। आज 2023 कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पेपर हमारा 50 क्वेश्चन आज हम फिर करेंगे और चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। ठीक, आप ऐसे जाके टेलीग्राम पे लिखेंगे यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक, वहाँ पे हम अलग अलग क्लिप शेयर करते हैं, जो भी हमें हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर पाए हैं उसके बारे में शेयर करते हैं। अगले 1 महीने तक हमारा टारगेट है, जब तक प्रीलिम्स हो नहीं जाता है तब तक हम क्रैश कोर्स जैसी सारी सीरीज चलाते रहेंगे। हम 5 साल के पीवाईक्यू कराएंगे। इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके 2-3 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा और क्या क्या मैं कराने वाला हूँ। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अगले 1 महीने में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आया था इस बार 2023 में जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एक तो जननी सुरक्षा की बात कर रहा है, दूसरा स्टेट की हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो वुमेन एंड जस्टिस डिपार्टमेंट करके होता है, ठीक, मिनिस्ट्री होती है, उससे ही होना चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट से होना चाहिए? आप सोच के देखना इसमें। दूसरा कह रहा है इट्स ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, जो माताओं की डेथ होती है और नए नए शिशुओं की डेथ होती है उनको, या एमंग प्रेग्नेंट वुमेन में, तो उनके इनका ये ऑब्जेक्टिव है उन्हें उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करना। ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। क्या लग रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको? चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर एज। ठीक, तो ये, ठीक, अब आप चारों ऑप्शंस देखो कौन कौन सा आपको लग रहा है। देखो, पहला कह रहा है, पहले मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, वुमेन एंड कुछ जस्टिस डिपार्टमेंट करके मिनिस्ट्री होती है उसका है। ठीक, इसका नहीं है। और दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव सेंस कर रहा है और ये इसका मतलब भी यही होता है। ठीक, क्योंकि आपको, आप जननी को सुरक्षा दे रहे हैं, उसके साथ में आपको उस बच्चे को भी सुरक्षा देंगे जो अभी होने वाला या हुआ है। ठीक, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हाँ, ये कैसे देंगे? आप देखो तो सही, दोनों को मैच कराओ। ये आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तभी तो देखा जा सकेगा कि न्यूट्रिशन की कमी है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सारी चीज़ें कैसे आप सर्विलांस करोगे या फिर कैसे उनको ध्यान में रखेंगे जो डॉक्टर हैं उनके लिए। ठीक, तो इसी तरीके से तो होगा। और जो चौथा ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस तो कर रहा है, लेकिन ये दूसरा है, ये स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा योजना के लिए। ठीक, ये जननी शिशु सुरक्षा योजना के लिए। तो आपको मैंने एक स्कीम और बता दी, आप इसको जाके पढ़ें। सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं। 1-2 होमवर्क है आपके लिए। एक तो मैंने आपको बता ही दिया जननी शिशु सुरक्षा योजना के बारे में। 2 स्टेटमेंट इसके सही हैं, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा गलत है। आपको जननी शिशु सुरक्षा योजना पढ़ना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा इसके बारे में, क्योंकि ये जो बता रहा है ना, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मदर के लिए होता है, ना कि उसके लिए, शिशु के लिए नहीं होता। अगले ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से ऑप्शन सही हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइड प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक, तीसरा कह रहा है प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डाउन डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। चौथा कह रहा है इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल, केवल न्यूट्रिशनल कॉजेज नहीं, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन इन सर एक मिनट, क्या लिखा है, एंडेमिक पॉकेट्स विथ स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिन पैथीज एंड फ्लोरोसिस। ठीक, अब इसमें आप देखो एनीमिया क्यों होता है? आयरन की कमी से होता है। जब आयरन आपके शरीर में कम होता है तो एनीमिया हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैल्शियम। तो भैया जब एनीमिया मुक्त बनाना है तो आप कैल्शियम क्यों दे रहे हो? प्रो आयरन चीज़ें बनाओ ना, जो प्रो आयरन की रिलेटेड हो ना। ऐसी सारी आपको सब्स्टिट्यूट बनाने पड़ेंगे जिसको आप खाएं, कुछ ऐसा पदार्थ बनाए जिसको आप खाते हैं तो आपको आयरन मिले। ठीक, तो ये पहला तो आपका गलत होगा। बाकी तीनों के तीनों सही। इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, सब कुछ खुद ही बता दिया है। और काफ़ी ये लूसिड लैंग्वेज तो नहीं, काफ़ी टफ लैंग्वेज है। तो इसके बारे में आप ये 3 ऑप्शन देख लें और ये 3 सही है। ठीक, पहला गलत है और 3 ऑप्शन आपके सही बने हैं। जो कुछ भी है आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखो उसने इसीलिए ऐसे बनाया है क्योंकि आपको यहीं से पता चल जाएगा। और जो ये पेपर था, पेपर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कैसा था 2023 का पेपर। आपको चारों ऑप्शन आएंगे तभी आएगा, और चारों ऑप्शन इतने आसानी से आएंगे नहीं आपको। हाँ, थोड़ा आपको पता है एनीमिया आयरन की कमी से होता है, तो ये आप कैल्शियम वाला हटा देंगे। बाकी सारे पॉजिटिव साइन कर रहे हैं, इसलिए आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको उतना पता भी नहीं है। तो आप जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, एनीमिया मुक्त भारत। और ज़रूरी नहीं कि आप स्कीम की बंडल लें और पूरी स्कीम तो 250 पर डालें। नहीं, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है।
तो ऐसे क्वेश्चन कभी-कभी ऐसे होते हैं कि आप ट्राई करें, नहीं आ रहा तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 53 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 52, 53, 53 शायद स्लाइड में है नहीं, छोड़ दिया होगा। अच्छा 53 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 1 मिनट, हाँ, ये कुछ देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कार्बन फाइबर होता है, कार्बन फाइबर, ठीक, कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर का यूज हम ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट की कंपोनेंट्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक। भले ही आप यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है कि कार्बन फाइबर का यूज आप ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक। और दूसरा कह रहा है कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। एक बार आपने कार्बन फाइबर को यूज कर लिया तो रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया गया है ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2 एंड नन ऑफ द अबव, ठीक, नन ऑफ द अबव, ठीक। 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पहला क्या कह रहा है कि हाँ यूज़ तो कर सकते हैं आप, कार्बन फाइबर का यूज एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल बहुत कुछ कंपोनेंट उसके बनते कहीं यूज होता होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आज के टाइम में बनाई जाएगी क्योंकि हम ये देख रहे हैं इकोलॉजिकली हम डेवलप बने, जिससे हम ये क्या कहते हैं, आप देखो पॉलीथीन बैन हो गई है, पहले बोला था कि इतने माइक्रोन की होनी चाहिए 50 माइक्रोन तक, फिर देखो उसको कैसे कैसे कम करते जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक। क्यों? क्योंकि रिसाइकल जो चीज़ें नहीं हो पाती उनका यूज़ हम नहीं करना चाहते हैं। तो अगर रिसाइकल नहीं हो पाता है तो हम ऐसी चीज़ों में लगाएंगे उसको नहीं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही, केवल एक ही ऑप्शन इसका होगा, ठीक। और 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, हाँ, एक सेकेंड, 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, देखो साइंस के क्वेश्चन है, हर जगह आपको वो नहीं फॉलो करना होता जो कल मैंने बताया था कि साइंस में यूपीएससी ने थोड़ा चेंज ले आया है, क्योंकि पहले साइंस के क्वेश्चन पूछते थे और अगर आपको बहुत कुछ नहीं आ रहा तो उसमें एक ऑप्शन होता था ऑल ऑफ द अबव, और मैक्सिमम ऑल ऑफ द अबव ही सही होता था, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि एक्सेलेरोमीटर कहाँ पे रिक्वायर होता है, ठीक। तो कह रहा है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कोलिजन विच रिजल्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, ठीक। तो आपने सुना होगा कि जब कार वगैरह कहीं पे क्रैश करती है या किसी पेड़ वगैरह से टक्कर हो गई तो अचानक से एयरबैग खुल जाता है, उसको कैसे पता चलता है? तो कुछ तो होता होगा उसमें सिस्टम जिससे उसको पता चल जाए। अब आगे कुछ टच कर गया तो उसका एक्सेलरेट, सडनली आप बताओ किसी चीज़ से आप जा करके टकरा गए, ठीक, एक्सेलरेटर पे आपका पैर है, आप सडनली आप टकराओगे तो आपको पता नहीं छोड़ना है कि क्या करना है। सडनली उसमें से या तो उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी या तो बहुत कम हो जाएगी, ठीक। ऐसे कुछ सेंसर्स लगे होते हैं उसमें जिससे पता चलता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड द ग्राउंड विच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। लैपटॉप आपके हाथ में चल रहा है, गिर गया, हार्ड ड्राइव बंद हो गई, लैपटॉप आपको बंद मिलेगा, ठीक। सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ड ड्राइव बंद हो जाती कैसे? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कहीं से तो चोट आई है और उसी को रोकने के लिए कि कुछ और इसमें प्रॉब्लम्स ना आए, हार्ड ड्राइव बंद हो जाती है। तीसरा कह रहा है डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट, टिल्ट करते हो आप, जिस साइड टिल्ट करते हो, लैंडस्केप मोड में ले आते हो, पोर्ट्रेट मोड में ले आते हो, जैसे ले आते हो आप, वो हो जाता है। क्यों? उसमें आप करते हो ना ऑटो रोटेशन को ऑन करते हो, और जैसे आप फोल्ड करो, जिस साइड से आप मोबाइल को टर्न करोगे वैसे ही हो जाएगा, वो होती है ना सारी चीज़ें। तो ये सब क्यों होता है? एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर होता है इसमें। और ऑफिशियल आंसर की ने भी तीनों ऑप्शन दिया है इसका, 1-2 नहीं, तीनों आंसर ऑप्शन है इसके, क्योंकि इतना डिटेल आपको मालूम नहीं होता, ठीक। ये बहुत एक साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होता है इन सब चीज़ों में ना, जो जिसने रिसर्च वगैरह की है, उसको इतनी सारी बातें पता होती हैं। ये होता है जनरल साइंस, यूपीएससी जनरल साइंस की बात करता है, जो डेली बेसिस लाइफ में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तीनों ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, कार भी यूज़ कर रहे हो आप, लैपटॉप भी, फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं इतना आपको डीप जाके पता हो। हाँ, यूपीएससी ने जब वो पूछा था, याद नहीं आ रहा मुझे, 1 सेकंड, वीआर, हाँ, वर्चुअल वीआर एंड एआर करके जो पूछा था क्वेश्चन, वो सब ठीक है, करंट में चलती रहती चीज़ें, वो आपको मिल जाती हैं। एक बार के लिए मुझे लगा कि थोड़ा-सा और रिसर्च करके इसके बारे में आपको बताऊँ, पर वर्थ इट था नहीं, इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत कुछ और लिखा नहीं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोफिल्टर्स की बात कर रहे हैं, फिल्टर जिससे आप पानी फ़िल्टर करते हो, ऐसे ही जो वेस्ट वाटर्स होते हैं उन्हें भी तो फ़िल्टर करने के लिए कुछ ज़रूरी होता होगा। वो क्या होता है? तो बैक्टीरियाज़ होते हैं, ठीक। बैक्टीरियाज़ क्या करते हैं? शंकर आईएएस आपने पढ़ा होगा। तो बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वो हैं, कंटेंट्स हैं, उन्हें डिग्रेड करके और वाटर को फ्रेश कर देना, और न्यूट्रिएंट को ऐसा बनाना जिसमें वहाँ पे बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन को पूरा किया जा सके, ठीक। तो ये सिस्टम होता है इसका, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। अब इसमें क्या क्या है? बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश
फीड, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन द वाटर। अच्छा एक बात बताओ, बायोफिल्टर्स अगर इंक्रीज करेंगे फॉस्फोरस को एज ए न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन द वाटर तो क्या होगा? आपको पता है ये न्यूट्रिएंट्स जब इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है? शंकरा ये पढ़ी है आपने? न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट होता है, इनरिचमेंट होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उनका साइकिल चलने लगेगा और साइकिल ज़्यादा बढ़ने से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही तो फिर क्या होगा? फिर से वेस्ट वाटर तैयार हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे अब उनके पास ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, जो प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पे सड़ने लगेंगे फिर से वो, तो वेस्ट वाटर हो जाएगा। तो फॉस्फोरस को रिमूव करते हैं, बायोफिल्टर्स का काम होता है कि क्लीन करना, वहाँ पे सारी चीज़ों को रिमूव करेंगे। जब वो डिग्रेड करते हैं तो वो कार्बन को यूज करते हैं और ऑक्सीजन वहाँ पे डिलीवर करते हैं, ठीक। तो ये सिस्टम होता है इसको बायोफिल्टर के वर्क करने का। अब इसमें ये तो फॉस्फोरस वाला आपका गलत हो गया, पहला सही है, ठीक है। और दूसरा अमोनिया को जब वो प्रेजेंट अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट में, तो उससे क्या होता है? जो नाइट्रोजन है उसका भी यूज कर लिया उन्होंने, ठीक। तो इसमें 3 ऑप्शन आपके सही बन 2 ऑप्शन सही बन जाते हैं। पहला गलत, तीसरा गलत हो गया और पहला दूसरा सही हो गया कि बायोफिल्टर जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और दूसरा कह रहा है कि हाँ नाइट्रोजन को नाइट्रेट वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेफिड्स क्या होते हैं, नेबुला क्या होता है, पल्सर स्टार क्या होता है? जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस, कभी पढ़ा हो आपने? तो ये आराम से आ जाएगा आपको इसके पास। स्टार विद स्टार विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, ब्राइट करते हैं और डिम होते पीरियोडिकली, क्या कहलाते हैं? आगे तीसरा देखते हैं। न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, ये क्या बनते हैं? न्यूट्रॉन स्टार जो होता है जब कोलैप्स कर जाता है, रन आउट ऑफ फ्यूल हो जाता है तो क्या होता है, आप बताओ? समझ आया कुछ? सुपरनोवा जैसा कुछ। नेबुला यहाँ पे गया तो ये गलत, इसका मतलब ये भी अब इससे मैच कर नहीं रहा, ये भी गलत, तो सही कौन सा हुआ? है कोई आइडिया? तो ये कुछ सुपरनोवा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है? देखो, इसको पल्सर स्टार कहते हैं, ठीक। पल्सर का मतलब क्या होता है, ठीक। जब कोई मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये वाटर है, इसमें आप कुछ ऐसे ईंट जैसी फेंकिए, ठीक। तो आप ऐसे देखते होंगे ऐसे ऐसे लहरें बनने लगती हैं उसके आसपास में, इन्हीं को पल्सर्स कहते हैं। ये पल्सेस बनती हैं जैसे, इनको पल्सर कहते हैं। तो जब ये रन आउट ऑफ फ्यूल हो जाता है, सडनली कोलैप्स करता है, तो इसके आसपास में पल्सर्स बन जाते हैं, इसीलिए इसको पल्सर स्टार कहते हैं, ठीक। बाकी सेफेट्स जो आपको दिया है, ये स्टार विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, नेबुला वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग खुद जानकार हैं, इससे ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। हाँ, जो विजन की मैगजीन आती है उसमें जब आप जाओगे तो आपको न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, हाँ न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, आपको उन्हें पढ़ लेना चाहिए। उसमें पढ़ भी दिया होता है क्या होता है नेबुला का कॉन्सेप्ट, तो आपको ज्योग्राफी से ही आ जाता है आपको, ये सारी चीज़ें दी होती है, वहाँ से आप पढ़ लिया करो उसको जाके, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है इट्स ओन नेविगेशन सैटेलाइट्स, ठीक। अब नेविगेशन किसके किसके पास है, पहले जो ऐसी कंट्री जिन्हें आपको मालूम होना चाहिए वैसे भी मालूम होगा। एक तो जीपीएस चला रहे हो, इसका नाम ही नहीं बताऊंगा कहाँ का है, ठीक। दूसरा ग्लासनोस होता है, ग्लासनोस ये किसका है, रसिया का, ठीक। तीसरा होता है आप गैलीलियो, कभी तो नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन ने बनाया क्योंकि काउंटर करना था अमेरिका को, हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहते। अब आपने इसका नाम नहीं सुना हो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाविक। उसके बाद एक है QZSS, ठीक। अब ये सोचो किसका हो सकता है, तो नाविक अपने इंडिया का हो गया और जापान का हो गया QZSS। अब आप सोच रहे होगे कि ऑप्शन में कौन कौन है, देखते हैं तनिक। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान, इनमें किसके पास कह रहा है अपनी सैटेलाइट है। अब मैंने इतना बता दिया तो आपको इसे मालूम होगा कि जापान इसका आंसर है, लेकिन सोचो क्वेश्चन एक बार सामने आएगा, कनाडा बेकार की कंट्री, किनारे करो उसको। ऑस्ट्रेलिया सोच सकते हो कि हाँ नहीं होगा। अब आती बात इनकी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, इंडिया से भी एडवांस बहुत आगे हैं, ठीक। अब आप सोचो कि इजराइल थोड़ा जापान से तो आगे है ही, लेकिन कुछ सेक्टर में, कुछ मैक्सिमम सेक्टर में जापान भी आगे। अब यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज होना है, ठीक। लेकिन कभी सुनो बहुत कुछ सैटेलाइट होती है, मिसाइल लॉन्च कर रहा है ये इजराइल, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि उसके पास ये चीज़ें हो, तो इसका ऑप्शन ही जापान आता है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन उस टाइम पे क्रिएट हुई होगी, या अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो होगा, लेकिन कुछ 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ये है, ठीक। हाँ, एक भूल गया मैं शायद, चाइना के पास जो बाइडू है उसका, चाइना के पास बाइडू है, ये नोट डाउन कर लो सब आप।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड, ठीक, एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट दियर फ्लाइट वाइल क्रूज मिसाइल्स और रॉकेट पावर ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, ठीक। अब देखो बैलिस्टिक क्या होती है। अच्छा दूसरा ऑप्शन पढ़ देता हूँ। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर दूसरा ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, क्योंकि अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 6 का परीक्षण होने वाला है, कभी हो जाएगा, ठीक। ये इंटरकॉन्टिनेंटल है तो दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। पहला कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ बैलिस्टिक और क्रूज क्या होते हैं, ठीक। ये अर्थ है, एक मिनट, अरे मिल जाओ यार, ये अर्थ है, स्पेस है, ये टारगेट है, यहाँ पे आपने करना है, ठीक। यहाँ से मिसाइल लॉन्च हुई, पहले स्पेस में जाए फिर यहाँ से ऐसे आए टारगेट के पास, ठीक। और दूसरा ये कुछ ऐसे 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 करते हुए टारगेट के पास जाए। ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, ये है आपका क्रूज मिसाइल, ठीक। क्रूज का मतलब ही होता है फ्लाइट के तरीके क्रूज करना, ठीक, ऊपर नीचे करके। इसका एक फिक्स वो होता है, पाथ होता है कि आपने छोड़ दिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक ठीक। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, अब जहाँ जाके गिरेगी आपने टारगेट सेट किया, अगर वो टाइम से पहुँच गई, वहाँ गिर गई तो सब कुछ सही है। अब मिसाइल्स कैसी होती है देखो, कुछ ऐसे उनका नॉच होता है, ठीक, ऐसे मिसाइल बनती है। अरे यार कितनी गंदी आर्ट है, ठीक, कुछ ऐसे बनी होती है मिसाइल, ठीक। यहाँ पे आपका जो भी मिसाइल सिस्टम होता है वो लगा होता है, आपने जो भी डालना है, अग्नि 5, अग्नि 4, यहाँ सब अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें फ्यूल भरा होता है, एक एक करके खुद निकलता जाता है, ठीक, एक एक करके निकलता जाता है। अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है, ये कह रहा है कि जेट प्रोपेल्ड होती हैं एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट दियर फ्लाइट। थ्रू, अब एक बात सुनो, आप किसी कार को सडनली चढ़ा के छोड़ दिया आपने, बाहर निकल गए, जहाँ जाके लड़ना हो लड़े, ठीक। उसको क्या किया आपने, केवल इनिशियली प्रोपेल किया। लेकिन आपको कार से कहीं जाना है, किसी सपोज करो किसी प्लेस पे आपको जाना है, तो उसको खुद से ड्राइव करना पड़ेगा ना, कहाँ पे आपको मोड़ना है, कहाँ पे टर्न नहीं करना, यू टर्न लेना है, क्या करना है, टी पे जाना है, कैसे करना है, इसलिए आपको चलाना पड़ेगा। अब इसमें तो कुछ है नहीं, एक सिंपल सा पाथ उसमें डाल दिया आपने, उसको सीधा जाना है, तो केवल इसको इनिशियली प्रोपेल करोगे ना आप, थ्रू आउट पाथ कैसे प्रोपेल करोगे। लेकिन इसको क्रूज करवाना है, सपोज करो कि किसी दूसरी कंट्री का जो सैटेलाइट है उसको टारगेट ना कर पाए, कैच ना कर पाए, इसके लिए आपको क्रूज करना होगा। मान लो ऐसे कुछ एरिया आ गया जो पठारी या पहाड़ी एरिया है, तो आपको ऐसे लेके जाना है, लेकिन वो तो स्पेस में जाएगी पहले, स्पेस की सैटेलाइट दूसरी कंट्री की होगी तो उसको वहाँ पे कैप्चर कर सकती है, मतलब उसकी पिक्चर को कैप्चर करके सेंड कर देगी दूसरी जगह पे, जहाँ उनके ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लगे होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियली केवल प्रोपेल होती है, और जो ये क्या कहते हैं दूसरी क्रूज मिसाइल होती है आपको थ्रू आउट होती है, ठीक, पूरे पाथ में, और जेट प्रोपेल होती है, ठीक। तो ये इनिशियली प्रोपेल आपकी हो गई बैलिस्टिक, दूसरी क्रूज हो गई। हाँ एक कुछ और बात मैं आपको बताने वाला था, याद नहीं आ रहा। हाँ आपने सुना होगा कि ये सुपरसोनिक अप टू 5, ठीक, मैक नंबर होता है एक, अप टू 5 तक जाता है, ठीक। अब आपने सुना होगा अग्नि 5, थोड़ी बहुत किसी ने पढ़ी होगी तो कह रहा होगा कि ये हाइपर क्यों नहीं हो सकती है, हाइपरसोनिक, क्योंकि इसका 24 मैक होता है जब वो रीच कर रही होती है अपने पॉइंट को, ठीक। तो जब ऐसे वापस आ रही होती है ना किसी पॉइंट को टारगेट करते हुए, तो उस पर ग्रेविटी भी काम करती है, ठीक। तो यहाँ पे 24 उसका होता है, लेकिन थ्रू आउट उसके पाथ में तो लेस देन 5 मैक पे ही चल रही है ना। इसमें तो दूसरी कंट्री के सैटेलाइट है जो और सिस्टम है, उसको टारगेट कर सकते हैं ना। हाइपरसोनिक का ये मतलब होता है आप टाइम ही ना दो, यहाँ से चले आप यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आपकी स्पीड मोर देन 5 मैक हो गई है, ठीक। मैक का ये मतलब होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है उसके इक्वल अगर आप मिसाइल स्पीड है तो 1 मैक होता है। ऐसे 5 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड जो होती है उसको कहते हैं हम, लेस देन 5 है तो सबसोनिक हो, सुपरसोनिक हो गई, मोर देन 5 है हाइपरसोनिक हो जाती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। मरकरी पॉल्यूशन क्यों होता है, ठीक, मरकरी पॉल्यूशन क्यों होता है। पहला कह रहा गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट कॉज मरकरी पॉल्यूशन। तीसरा कह रहा है देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, ठीक। उस टाइम पे बहुत सारे कोचिंग्स ने बोला था कि नहीं, क्योंकि वो गूगल किए थे तो उनको लगा कि नहीं हो नहीं सकता, कि उन्हें डेटा मिला था कि नहीं, सही बात है कि मरकरी किसी भी लेवल तक सेफ नहीं होता, ठीक। लेकिन ये यूपीएससी का एक पैटर्न है कि जब वो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड यूज करती है तो उसका आंसर गलत ही होता है। तो ये तो आपका हो गया गलत, बाकी दोनों सही है। लगभग 35% जो ग्लोबल मरकरी पोल्यूशन होता है गोल्ड माइनिंग की वजह से होता है। दूसरा कोल बेस्ड तो एक मरकरी का कंपोनेंट है, बाकी बहुत सारे फोसिल से अलग अलग टाइप के इमिशन उससे होते हैं, अलग अलग पोल्यूशन होते हैं। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से उसका एक पार्ट मरकरी भी है, ठीक। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट कैन बी यूज्ड, सबसे पहले कैन बी इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सट्रीम मोड पे आ जाओगे, एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबसन। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबसन। दूसरा कह रहा है इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस। तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, अभी ये इस पे रिसर्च वगैरह चल रही हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस स्टेज पे है अपने, नहीं, अभी ग्रीन हाइड्रोजन की कॉन्सेप्ट पे रिसर्च चल रही है, इसलिए यूपीएससी ने भी अपने क्वेश्चन में कैन भी डाला है, उसको वो भी कंफर्म नहीं है कि डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कि नहीं यूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट कैन बी यूज इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी रिसर्च का कॉन्सेप्ट है, ये भी अभी चल ही रहा है, अपने एडवांस स्टेज पे नहीं है। जब ये सब चीज़ें अपने एडवांस स्टेज पे तब आएंगी जब आपको चलने वाली गाड़ियाँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल से या ग्रीन हाइड्रोजन से चलने को मिले। अब 2-4 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ चल रही हैं ना, जब टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाए ना या हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स हो जाए ना, तब आप मानोगे कि ये अब अपने एडवांस स्टेज पे आ गया। तो इसीलिए सारे में कीवर्ड यूज किया गया है कैन बी। मैंने कल आपको बोला था कैन बी में सारे सही होते हैं, आंसर आपका बन जाता है सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस टाइम पे न्यूज में था यूक्रेन, कह रहा है बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये हो गया आपका रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा। ठीक, इतनी कंट्रीज आपकी हो गई, और ये तो आपका यूक्रेन है ही है। अब आपको उसने दिया था लातविया, लिथुआनिया, इस्तोनिया। तो देखो बेलारूस जो होता है ना ऊपर, इनको बॉर्डर कर देता है, इनको बाल्टिक नेशन कहते हैं। इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों को, इनको बाल्टिक नेशन कहा जाता है। ठीक, तो इसलिए ये तो नहीं होंगे। अब मैंने आपको मैप दे दिया, मैप से आप देख लो, पढ़ लो कौन कौन सा ऑप्शन बनेगा। चेक रिपब्लिक आप देख लो कहाँ पे, ये कहीं पे ये है, यहाँ पे शायद, हाँ, ये चेक रिपब्लिक आपको यहाँ पे मिलेगा। बुल्गारिया नहीं, हंगरी, लातविया लिथुआनिया तो हो नहीं सकता है। क्या कह रहा है, कंट्रीज लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन, रोमेनिया का है, ठीक, हंगरी का है, चेक रिपब्लिक और बुल्गारिया में से किसी का है तो नहीं है, हंगरी का है, रोमेनिया का है, बाकी किसी का नहीं। ठीक, ऑप्शन क्या आएगा आपका आंसर इसका, इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, ओनली 2। ठीक, उस टाइम पे ये क्वेश्चन मतलब न्यूज़ में चला था, अभी भी न्यूज़ में चला है। तो आप बाकी, मैं एक मैप डालने की कोशिश कर रहा था, मैं भूल गया हूँ शायद, उसमें मैं आपको बता देता कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में क्या क्या चल रहा है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, कौन कौन से बॉर्डर लैंड वगैरह होते हैं, जैसे ब्लैक सी का कौन कौन होता है, ब्लैक सी के आसपास कौन कौन है। तो ब्लैक सी के आसपास आपको मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं द बर्गर, BURGUR। ठीक, द बर्गर, टर्की, और बी फॉर बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, और एक है जी से, और दूसरे, हाँ सॉरी पूरा याद नहीं आ रहा मुझे भी। द बर्गर ऐसे ही बनता है, कैस्पियन के आसपास तारिक, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है तो लैंड लॉक्ड है, TARIK, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, ये कैस्पियन का आपका हो जाता है। ऐसे किसी दिन टाइम मिलेगा जब मैं आपको मैप किसी ना किसी दिन इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक, आज मैं भूल गया हूँ, नहीं डाल पाया हूँ, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और वैसे भी बीच में भूलना अच्छा नहीं होता है जब आप किसी चीज़ को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए इसको, तो तुरंत तुरंत चीज़ें हो नहीं पाती। ठीक, सडनली वो कुछ ना कुछ भूल ही जाता है उसमें। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी अर्थ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही। पहला कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। अब इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं यूज किया उसने, कहा है रफली। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। अब देखो, एक विजिबल होती है जो आप देख पाते हो सनरेज में, दूसरी होती है इनविजिबल, ठीक, जिसको कहते हैं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। ठीक, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, तो इसमें किसकी बात कर रहा है, नॉन विजिबल, जो आप देख नहीं पाते हो खुली आंखों से। ठीक, तो कह रहा है ये 2/3 इंसोलेशन जो जितना होता है उसका 2/3 पार्ट होता है। तीसरा कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर में जो है वाटर वेपर्स होते हैं उनमें लार्जली इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। समझ आया, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। ये जो कुछ भी डिफिनेशन दे रहा है इसको हम कहते हैं विजिबल पार्ट ऑफ सन रे। ठीक, और तो ये तो गलत ही हो गया चौथा। और ये जो 10 टाइम्स लिखा है ना, ये 10 टाइम्स नहीं होता, 5 टाइम्स होता है। ठीक,
अब ऐसे ऑप्शन भी उस टाइम पे दिए थे, इतना किसी को पता थोड़ी होता है। वो कह रहा है रफली 10 टाइम्स। अब ये कौन याद करके जाता है, कहाँ मिलता है कि भैया 10 टाइम्स होता है या 5 टाइम्स होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ना इतने आसान थे नहीं। हाँ, आप कुछ ढूंढ के निकाल सकते हो। जैसे कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक, तो इसका सही आंसर जो था वो आपका सी था। ठीक, बाकी सारे गलत थे। इसके रिगार्डिंग जितने करेक्ट स्टेटमेंट्स ने पूछे हैं सारे गलत थे। रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन नहीं होता है। ठीक, ये बात करता है उनके लिए। हाँ, ये आपका 5 टाइम्स हो गया, ये गलत हो गया। ये विजिबल उसका रेडिएशन की पार्ट बता रहा है, और आपका ये ऑप्शन सही है, ये गलत होगा। ठीक, 2/3 नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिशन। एक तो भैया तुम कह रहे हो ट्रॉपिकल, दूसरा कह रहे हो रेन, तीसरा कह रहे हो फॉरेस्ट। जहाँ पे खूब खींच के वर्षा होगी तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच कैसे होगी? आपने पढ़ा होगा अगर इक्वेटोरियल के पास की बातें। तो रोज बारिश होती है, पत्ते गिरे सड़े, उसके बाद बह गए, तो कहाँ से न्यूट्रिएंट रिच होगा? दूसरा कह रहा है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेज द डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। ठीक, अब क्या इसमें सही होगा? तो जब पहला आपको पता चल गया गलत हो गया, तो दूसरा तो सही सही होगा। ये क्वेश्चन ऐसे बढ़िया होते हैं कि आपको एक पता हो तो दूसरा आपने सीधा आंसर मार्क कर दिया कि हाँ सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसको समझा देता हूँ थोड़ा समय। हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कहीं पे भी होगा, अगर देखो डिकम्पोज करने के लिए हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर की जरूरत होती है, तो सही कह रहा है वो। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ये कह रहा है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है? एक तो हो गया आपका ये ओशियन, दूसरा हो गया कॉन्टिनेंट। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे कुछ 5 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस हो। कॉन्ट्रास्ट का ये मतलब होता है कि उल्टा होना। ठीक, ये कह रहा है समर में जाता होगा इन कंपैरिजन टू विंटर। अब सोच लो ऐसा होता होगा कहीं पे समर में? देखो समर में क्या होता है, लैंड भी आपका गर्म होता है। ठीक, और ओशियन की जो ओशियन वाटर भी जो होता है ना, क्योंकि दिन भर आप उस पर धूप पड़ी है तो वो भी गर्म होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। लेकिन उसमें क्या होता है, विंटर में क्या होता है पता है? विंटर में देखो ओशियन का क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है पोल से इक्वेटर वर्ड, और इक्वेटर से पोल वर्ड की तरफ वाटर हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता वाटर के टेम्परेचर में। ठीक, नहीं तो वो जमने लगेगा। लेकिन लैंड पे क्या होता है, अब लैंड को अगर आप देख लो, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ठंडी के मौसम में इतना, जैसे आप वो देख लो अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक जो गल्फ स्ट्रीम जाती है, जो गल्फ स्ट्रीम वहाँ पे जाती है, यूरोप के एरिया में जाती है, तो कहते हैं 3-4 महीने वही वहाँ का पोर्ट खुला होता है, क्योंकि ये वार्म होती है और यहाँ का जो बर्फ होता है उसको पिघला देती है। तो 3-4 महीने आप वहाँ पे पोर्ट वाला सिस्टम चलता है, उसके बाद वो 8-9 महीने बंद ही रहता है। तो अब देख लो कि वो समर में कैसा हो रहा है, विंटर में कैसा हो रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट जो होता है, वो जो ओशियन वाटर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है आपको ठंडी और गर्मी के मौसम में। लेकिन लैंड पे तो मिलेगा ना, क्योंकि लैंड से तो ऐसा तो है नहीं कि इधर से कुछ आ रहा है, यहाँ पे ठंडी है तो यहाँ का मौसम यहाँ के आके पहुँच गया, ऐसा नहीं होता है। वाटर ओशियन में वाटर इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन लैंड इधर उधर नहीं घूमता। ठीक, तो ये गलत है। कॉन्ट्रास्ट विंटर में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू समर। ठीक, अगले क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला ऑप्शन कह रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। ठीक, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अगर 1 ग्राम कोई सपोज करो कोई कुछ है आपके पास, 1 ग्राम वाटर है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की आपको आवश्यकता हो रही है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक, वो कह रहा है वाटर के लिए ज़्यादा होता है दैन लैंड सरफेस, तो बात सही है। ठीक, अभी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि वाटर का टेम्परेचर बहुत आसानी से चेंज होता नहीं है, लैंड का हो जाता है। वही वो कहने की बात कर रहा है दूसरे वाले में, कि आसानी से वाटर का चेंज तो होगा नहीं, तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट ज़्यादा चाहिए, लैंड के लिए कम चाहिए। आंसर आप खुद देख लो। इन अ सिस्मो इसके लिए मैंने आपको बहुत बढ़िया वो दिया है। इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव, PSL। ठीक, प्राइमरी वो सॉलिड लिक्विड दोनों से पास होती है, केवल सॉलिड से पास होती है। ये इन दोनों के आने के बाद अर्थ क्रस्ट पे ऊपर सरफेस पे दिखाई देती है। ठीक, एल वेव्स आपकी जो लव वेव्स होती है, वैसे कहने के लिए लव वेव्स है, लेकिन जितना डैमेज करती है ना, काफ़ी डिजास्टरस हो जाता है वो। तो हाँ, ये सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट्स टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपगेशन, वेयर एज इन एस वेव्स द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये सीधा सीधा कह रहा है कि पी वेव्स में जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल जाता है, और एस वेव्स में ये जाता है परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सही है। ये देखो भैया, ठीक, ये देखो आप, आपकी पी वेव्स कैसे जा रही है, वेव भी ऐसे है, और जो उसका मूवमेंट है उसमें जो वाइब्रेट करने का मोमेंट है वो भी सेम आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो,
इस तरीके से कोई भी उसमें जैसे वो आपको क्यूब दिख रहा है, क्यूबॉइड है, जैसे भी आपको दिख रहा है वैसे ही है, बस उसमें पूरे में जो भी वाइब्रेशन हो रही है। दूसरा आप देखो ये एस वेव्स, इसमें डायरेक्शन प्रोपोगेशन की इधर है, वाइब्रेशन की इधर है, ऊपर और नीचे। देखो जहाँ पे एंटीक्लाइन होगा नीचे सिंक्लाइन होगा, एंटीक्लाइन नीचे सिंक्लाइन। एल वेव्स में थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि अर्थ क्रस्ट ऊपर के पार्ट में आके होती है। ये क्यों बनती है? जो पी वेव्स और एस वेव्स आती है ना, ऊपर पहुँचते पहुँचते उनकी जो वाइब्रेट करने की पावर होती है वो कम हो जाती है, लेकिन दोनों मिलके एक होके बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फिर भी, क्योंकि नीचे हो रहा है काफ़ी, आपको 150 किलोमीटर नीचे अर्थ क्रस्ट में हो रहा है, बहुत नीचे, पता नहीं चलेगा। ऊपर थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी तो घर गिर जाएंगे ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सीधे तुरंत गिर जाएंगी, जैसे आपने देखा होगा अभी म्यांमार, थाईलैंड, उधर टर्की में हुआ था। तो ये देखो इसमें एंटीक्लाइन सिंक्लाइन जैसा नहीं बन रहा है कुछ, देखो अभी 1 मिनट, अभी जब चलेगा इसमें, ये देखो उस तरीके से एंटीक्लाइन सिंक्लाइन इसके जैसा नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम नीचे बहुत कवर कर रखा है इसने, इसमें बस ऊपर के थोड़े पार्ट में हो रहा है, नीचे कुछ नहीं हो रहा। देखो नीचे की तरफ उतना कुछ भी नहीं हो रहा ना। और ऐसे एक रेलेग वेव होती है जो ओशियन में होती है, ठीक, वो भी ऊपर ही आके होती है, सरफेस पे आके होती है, ओशियन के सरफेस पे। उसका आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल मैनर में होती है, ठीक, कुछ ऐसे जाके वो बनेगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक, और ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होता है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है? नन ऑफ दम यूज सी वाटर। सी वाटर कोई यूज नहीं करता, ठीक है, नहीं करता होगा। दूसरा क्या है? नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक, कोई इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में हो। तीसरा क्या है? नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। सबसे पहले तो तीनों निगेटिव वर्ड हैं, तो हटा दो भैया। कोई ऐसा हो सकता है जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में ना हो? हर जगह भारत में वाटर ही वाटर है, ऐसा तो नहीं है ना। पता चलता है कहीं यहाँ पे रिवर कोई जा रही है, वहाँ से आपने ऐसे ऐसे कुछ वो सब बनाया, नहर सी, छोटी मोटी नहर सी, उसके बाद आपने यहाँ प्लांट लगाया, वो यहाँ पे यूज कर रहे हो आप। तो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी प्लांट नहीं लगा, इसलिए तीनों से, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोल्वाचिया मेथड क्या होता है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको सिंपल सिंपल सा बता देता हूँ। इसका आंसर पहला है, वोल्वेचिया मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज की वजह से आप कैसे इनको रोकते हैं, ठीक। एक होता है एडिस, ऐसे कुछ करके, हाँ ऐसे होता है AEDIS, एडिस, AGT, ठीक। एक मॉस्किटो होता है जिसकी वजह से ये कौन सा आपका जीका, येलो, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां फैलती हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक वॉल्वेचिया को इंट्रोड्यूस करते हैं उनमें, किसमें? एडिस एजीटी, जो मॉस्किटोज होते हैं उनमें। इससे क्या होता है, उनका वायरल इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए इसको, ये नया मेथड है जो न्यूज़ में था उस टाइम पे, क्वेश्चन में पूछ लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड। ये कह रहा है कि कार्बन कैप्चरिंग और सिक्वेस्ट्रेशन का पार्ट कौन कौन सा होता है? तो पहला एक कह रहा है कि जो बसाल्ट रॉक है उसको फार्मलैंड में एक्सटेंसिवली स्प्रेड करना है पार्ट इसका। दूसरा कह रहा है इंक्रीजिंग एल्केलिनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम। तीसरा कह रहा है कैप्चरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेरियस इंडस्ट्री एंड पंपिंग इट इनटू अबैंडन्ड सबटेरेनियन माइन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, ठीक। अब इसका आंसर क्या बन रहा है? इसका आंसर बनेगा ऑल द थ्री, ठीक, तीनों होते हैं। आप इसको पहला भी मान सकते हो, दूसरा मान सकते हैं, तीसरा मान सकते हैं। यूपीएससी ने इसकी सारे मान्य हैं और ठीक है, सही भी है। देखो तीसरा तो बड़े आराम से आपको समझ आ जाना चाहिए, आप बार बार कहते रहो। तो दूसरा कह रहा है कि एल्कलिनिटी अगर हम ओशियन की इंक्रीज करते हैं ना लाइम ऐड करके, तो उससे क्या होगा कि कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन का कार्य होता है ओशियन और ज़्यादा कर सकता है, ठीक। और पहला क्या है? स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बना करके बसाल्ट रॉक को फार्मलैंड में एक्सटेंसिवली अगर आप फैलाओगे तो उनकी कार्बन उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा करेंगे। तो तीनों सही है, ठीक। चौथे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रिफर किस लिए बनाया गया है इसको, ठीक। एरियल मेटाजिनोमिक, तो एरियल मेटाजिनोमिक का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि, अब इसमें चार ऑप्शन पढ़ो। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटाट एट वन गो। दूसरा कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ अ हैबिटेट। तीसरा कह रहा है यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरिया टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज, ठीक। अब एरियल मेटाजिनोमिक, एरियल का मतलब हो गया कुछ ऊपर से जो आप ये यूज करते हुए, ठीक, क्या कहते हैं, ड्रोन वगैरह का ऊपर से आप कुछ, और मेटाजिनोमिक जीनोम का यूज, जीनोम आप कैसे कर सकते हैं? तो वही कह रहा है कि कलेक्टिंग, पहला ऑप्शन इसका जो बता रहा है कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। ये भी उस टाइम पे न्यूज में था, बाकी सारे बेकार हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका सही है। और मुझे लग रहा है थोड़ी स्पीड धीमी पड़ रही है क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006
द मीडियम एंटरप्राइजेज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़। ठीक, जो नया वाला रूल आया है उसके हिसाब से और पुराने वाले के हिसाब से भी ये गलत है। ठीक, 5, फिर 10 से 50, फिर 50 से 250। ठीक, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक, गलत हो गया। ऑल द बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। कह रहा ऑल दी लोन्स। ठीक, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? 70 नंबर माइक्रो सैटेलाइट वाला छूट गया है। माइक्रो सैटेलाइट वाले के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का क्या काम होता है? इसका पहला ऑप्शन सही था, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द वेरियस स्पीसीज इन फाउना। ठीक, बाकी सारे गलत हैं। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने, देखो साइंस वाइंस का इतना है नहीं। ठीक, आप जितना आता है उससे करोगे वहाँ पे आपको समझ आ जाता है। अब इसके बारे में बहुत कुछ मैं आपको बताऊँ तो फिर बेकार की बात है। ठीक, उसमें उससे बढ़िया आप पॉलिटी, जियोग्राफी, आप अपना इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें तैयार करो। अब स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फाउना। दूसरा कह रहा है स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज। अब ये सब बायोलॉजी के ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं ना, कैसे पढ़ोगे आप इनको? और इतना पढ़ना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा छोड़ दो। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले वाले। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। तो कह रहा है ये ऑल द बैंक जो लोन्स होते हैं, सारे बैंक लोन्स, वो एमएसएमई के लिए प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर में क्वालिफाई किए जा सकते हैं। ठीक, तो आपको ऑल लग रहा होगा कि उस टाइम पे भी लगता है कि नहीं, ये तो गलत होगा। लेकिन नहीं, एमएसएमई के लिए भी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट बहुत हार्ड वर्क कर रही है। कि एमएसएमई का ये मतलब होता है, देखो कुछ बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे 2-4 का मैं आपको नाम ले लूँ तो अंबानी, अडानी और ये टाटा। तो इनका क्या है कि इनके पास ही बहुत सारी वेल्थ कैप्चर हो जाती है पूरी कंट्री की, इन्हीं के पास जॉब हो जाती है। तो एक डिपेंडेंसी गवर्नमेंट की भी इन पे हो जाती है। ठीक, बाकी पीछे के गेट से क्या होता है उसकी बात अलग है, लेकिन हाँ डिपेंडेंसी भी बहुत हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि छोटी छोटी एमएसएमई तैयार हों, दो कुछ 10-15-20 लोगों को हर एरिया में जॉब दे। पता चले कल को वो बंद भी होती है ना, तो उनसे इतना लॉस नहीं होगा इकोनॉमी को। 10-15 लोग जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे कहीं और पे करेंगे। तो इसलिए हाँ, ये क्वालिफाई करता है पॉजिटिव। अगर थोड़ा सा आप ये क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में आप पढ़े होंगे ना, पीएसएल के बारे में, तो आपको आइडिया लग जाता है वहाँ पे। हाँ, थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ऑल बैंक की वजह से आप, लेकिन हाँ इतना चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ठीक, स्विफ्ट सिस्टम कब था? जब नीरव मोदी भगे थे तब से ये काफ़ी चला। उसके बाद जब रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, स्विफ्ट सिस्टम यूरोपियन कंट्रीज ने खत्म कर दिया था उनके लिए। दूसरा कह रहा है अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। ठीक, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है। अब इसमें क्या है कि कह रहा है कि हाँ, स्विफ्ट सिस्टम पहले क्या होता था कि नहीं हो सकता था ट्रांसफर। ठीक, लेकिन अब अलग अलग कंट्रीज ने अपना अपना सारा रूल बना लिया। देखो हम रुपए क्रेडिट कार्ड बना के बैठ गए हैं, हमने अपना वो बना लिया, क्या कहते हैं, यूपीआई बना लिया है। तो कह रहा है या तो यूएस डॉलर को यूज करो विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, आप पेमेंट को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। तो बताओ, जब रसिया के लिए दोनों खत्म हो गया था तो इंडिया कैसे ऑयल परचेज कर रहा है भैया? करंट के हिसाब से बहुत आसान था उस टाइम पे। दूसरा कहना है डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट्स सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। दोनों भी सही हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटा रिफर, फाइनेंस के टर्म में बेटा किस लिए यूज होता है? बेटा देखो, द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप बाय और सेल करोगे तो स्टॉक हो जाएगा ना, किस हिसाब से। अगला कहते हैं एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। ये भी नहीं होता। तीसरा कह रहा है अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क दैट अराइजेज वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। चौथा कह रहा है न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक, उस टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन हाँ बीटा जो होता है ना न्यूमेरिक वैल्यू होता है। बहुत आसान सा ये था, क्योंकि इतना कुछ आपको उस टाइम पे याद होता नहीं है। और थोड़ा सा अगर इकोनॉमी के बारे में और डीप जाएंगे तो हाँ उस पर आता है। ये कब जाएंगे आप? जब एक चैप्टर आता है उसमें स्टॉक और मनी मार्केट, उसमें जो आती है उसमें आता है ये बीटा का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो वहाँ से अगर उसको आप जितना अच्छे से पढ़े हो उतने अच्छे से आएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड सेक्शन को। ठीक, दूसरा कहना है इन एन एसएचजी ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। ठीक, तीसरा कह रहा है द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजीज। ठीक, तीनों कह रहा है, ये बातें कह रहा है। अब दूसरा आप देखो, all member of a group take responsibility for a loan that an individual member takes।
एसएचजी का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो कुछ ऐसा होता है, 15-20 मेंबर बना लो एसएचजी में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और फिर क्या करोगे आप लोग, एक हर कोई पैसा डालेगा, फिर किसी एक को उठा के दे देगा। ये सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक? नहीं तो सारे लोग मिलके एक की हेल्प करेंगे, अगर ज़्यादा पैसा चाहिए बैंक से लोन लो, और उसमें क्या होता है कि पूरा एसएचजी जो होता है उसका लगता है डेटा कि हाँ, हम सारे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एसएचजी का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया था, ठीक? और अगला जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आरआरबी और जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये दोनों एसएचजी को सपोर्ट करते हैं, तो करना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक? सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो दोनों करेंगे। पहला कह रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिनली नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं था, स्टेट का था, ठीक? स्टेट वगैरह ने खुद से किया था। 1 मिनट, किसने किया था? 1 सेकंड, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा एसजी का कॉन्सेप्ट कैसे आया था, ठीक? लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, तो केवल 2 ऑप्शन इसके सही होने। ऑफिशियल आंसर के हिसाब से भी यही सही है, ठीक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर, ठीक? अब आप दो सोच लो, एक प्रिवेंटिव होता है, एक होता है क्यूरेटिव। आप किस मेजर्स की तरफ जाओगे? तो कह रहा है लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव। दूसरा कह रहा है अंडर द इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। तो देखो, जो पास में होगा वही तो करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट में जाके तो करेगी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी ना, तो ये सही है। और पहला, हमें क्या लगता है कि हम प्रिवेंटिव पे कर, जो होता है लॉजिकली किस पे करना चाहिए? प्रिवेंट करना चाहिए। अभी हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं, तो हम प्रिवेंटिव नहीं, अभी हम क्यूरेटिव मेजर्स लेते हैं, ठीक? क्यूरेटिव मेजर्स लेने, देखो कोरोना में हमने क्या किया था? प्रिवेंटिव मेजर। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा आसान था। आपको क्या करना था कि एक लॉ निकालना था कि सब लोग अपने घर में रहोगे, ठीक? आसान इतना नहीं था लोगों को अपने घर में रखना, लेकिन जब लोग भी डरे हों तो रहेंगे यार वो तो अपने घर में। लेकिन हर एक बीमारी का ये इलाज नहीं होता प्रिवेंटिव। जैसे एनीमिया वाला मैंने आपको स्कीम बताई, तो ये स्कीम्स जो होती है ना, ये प्रिवेंटिव होती हैं। क्यूरेटिव ये होता है आपको कोई बीमारी हो गई, हॉस्पिटल चले गए। तो सही तो दोनों है, ठीक? ऑफिशियल आंसर के हिसाब से भी सही दोनों, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक? अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर, ठीक? और दूसरा कह रहा है कि इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी, ठीक? अब पहला ऑप्शन तो पता नहीं क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, मुझे भी नहीं आता, ठीक? दूसरे ऑप्शन की तरफ चलो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा हो तो इरिगेशन के लिए इंडिया में कुछ एरिया फेमस है, यूपी, पंजाब, हरियाणा। यहाँ कहते हैं ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके, ग्राउंड वाटर को हम अलग अलग जगह बोरिंग वगैरह कर करके, ट्यूबवेल लगा करके हम ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किस लिए? इरिगेशन के लिए। ड्रिंकिंग में क्या लगता है 80% तो हम इरिगेशन के लिए लगा देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही हो गया। अगर आपको ना भी आता तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही हो गया। आंसर आप खुद ढूंढ लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल सही। आर्टिकल नंबर 355, 356, 355 के थ्रू आता है, 356 लगाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहता है कि लीगल काउंसिल कोई नहीं मिलेगा जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। तीसरे की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, इसको कहते हैं पीटीए एक्ट 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence, ठीक? अब दूसरा तो आपका गलत हो गया। देखो, चाहे प्रिवेंटिव में हो आप, चाहे पनिटिव, दोनों में, चाहे पनिशमेंट मिल रही हो, चाहे प्रिवेंट किया जा रहा हो, दोनों में आपको लीगल काउंसिल मिलता ही मिलता है, ठीक? तो ये तो हो गया गलत। हाँ, और जो ये कह रहा है कि यूज नहीं किया जाता, तो आप मूवी वूवी देखे हो, पता नहीं नहीं देखे हो। कौन सा वो जॉली एलएलबी वाला मूवी देखी आपने? 2, जॉली एलएलबी 2, हाँ शायद, जिसमें वो कहता है, जो दूसरा वाला वकील होता है हाई कोर्ट वाला, कहता है डबल स्टार लगा लियो कंधे पे, ये नहीं पता है कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान माना नहीं जाता। तो देख लो आप, कन्फेशन ऑफ एक्यूज बिफोर पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस, नहीं यूज किया जा सकता, तो सही है। पहला तो सही है, 2 ऑप्शन सही हो गए इसके। और ऑफिशियल आंसर की ने यही बोला था, बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं केवल एक सही है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की ने यही बोला कि 2 सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, जो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइप्स। ये सारा देखो सिविल स्ट्राइप वगैरह के बारे में दे रहा है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी क्वेश्चन आया है, शायद 2024 में भी आया है, ठीक? हाँ, 2024 में शायद नाम वाम दे दिया, माली और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री का नाम दे दिया है, तो सोमालिया, ठीक? ये 2023 का क्वेश्चन था, तो उस टाइम पे न्यूज़ में चल रहा था, कई ऐसी कंट्रीज थी, उसमें सोमालिया एक नाम था जहाँ पे तख्ता पलट चल रहा था। अंगोला, कोस्टा रिका और इक्वाडोर तो ये सब बच जाते हैं। इक्वाडोर आपको पता है
कौन सी कंट्री का उसका है, साउथ अमेरिका का, ठीक। अंगोला तो उसी में है लेकिन साउथ अफ्रीका में है, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, ठीक। सोमालिया आपको इधर मिल जाएगा, आपको जो बीच का पार्ट है अफ्रीका का, ठीक। तो सहारालैंड में मिल जाएगा आपको, तो इसलिए सोमालिया उस टाइम पे आंसर था, अभी भी आंसर है, 2024 में भी पूछा सेम क्वेश्चन, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल, ठीक। नगोया प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी, BMC, बायोडाइवर्सिटी, वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की बात कर रहा है। और अगला कह रहा है द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन टू डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लेवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक। इसकी बात ये कर रहा है। अब इसमें क्या होगा? इसमें दोनों सही होगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात कर रहा है। पहला कह रहा है कि BMC नागोया प्रोटोकॉल के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और दूसरा कह रहा है कि अगर आपको रिसोर्स लेना है तो पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ फीस तो लगेगी, ठीक। तो दोनों सही हैं ऑप्शन आपके, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, उसमें बहुत कुछ आपको डेवलप डाउन करना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, आप इतना पढ़ के तो नहीं जा सकते हो, वहाँ पे क्या सही है क्या गलत है उसका तो नहीं पता, लेकिन इतना नहीं पढ़ सकता कोई। पहला क्या है, द मेंबर नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो कह रहा है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड। अब आपको पता है नॉमिनेटेड लोग नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पहला गलत। हायर द नंबर ऑफ इफेक्टिव असेंबली सीट्स हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ द स्टेट। तो जब हायर नंबर होगा तो कैसे होगा, तो गलत हो जाएगा ना। अगला कह रहा है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन ऑफ केरला, ठीक। तो आप कैसे डिवाइड करना पड़ता है कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है टोटल, उस हिसाब, और उसमें MP कितने हैं, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ पे MLA कितने हैं, केरला की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे MLA कितने, उससे आप जब डिवाइड करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसकी पावर ज़्यादा होती है, किसमें, वोटिंग में, ठीक। अगले क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ जब आप चलोगे तो द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो चौथा ऑप्शन देखो, चौथे में इसने सब कुछ बता दिया है, ठीक। तो केवल एक ही यहाँ पे सही है, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही हो गया, ठीक। जो मैंने आपसे तीसरे ऑप्शन में बोल दिया वही उसने चौथे ऑप्शन में कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, सेविल, जेम्स बर्गिस एंड वॉल्टर एलियट, ठीक। जब ये क्वेश्चन आया था सामने ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने देखा इस क्वेश्चन को, ये वाला पेपर में देने गया था, तो इस क्वेश्चन को मैंने देखा, तो इसमें एक तो बोला था प्रेस के लिए, तो मुझे जेम्स ऑगस्ट हाइकी का नाम याद आया। चर्चेज के तो इतना किसी को याद नहीं होता, मुझे पता था कि UPSC वालों को भी नहीं याद होगा, ठीक। अगला कह रहा है रेलवे, तो इसमें आपको पता ही वो आ जाते हैं, क्या नाम है, 1848 टू 1856 तक जो थे, डलहौजी साहब, साहब तो कहने लायक तो है नहीं, बेकार की बातें हैं सब। हाँ, तो इसका मुझे सीधा सीधा आ गया कि आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन, क्यों, क्योंकि एक दो का नाम मुझे उस टाइम पे याद था, अलेक्जेंडर री, वॉल्टर एलियट, इन सब का जब आप पढ़ते हो ना हिस्ट्री में कि किसने किस चीज़ को कहाँ पे एक्सकेवेशन कराया था, उस टाइम पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड कौन था, तो वहाँ से आपको मालूम हो जाता है। तो जितने दिए हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, सबके नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन अगले ईयर पूछता है, तो कभी भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसनगर में क्या है, सेवाइट केव श्रीन है, नहीं, वैष्णवाइट है। भाजा क्या है, बुद्धिस्ट केव श्रीन है। और कह रहा है सित्तन वसल जैन केव श्रीन है। तो सित्तन वसल आपको उसमें मिल जाएगा जो 11th की NCERT है, इसकी आर्ट एंड कल्चर की, वहाँ पे सित्तन वसल आपका नाम मिल जाता है। तो ये वाला तीसरा वाला सही है। जो वेशनगर है आपका सेवाइट ने वैष्णवाइट केव श्रीन है ये, ठीक। और जो बुद्धिस्ट की बात हो रही है इसकी भाजा की, तो बुद्धिस्ट केव श्रीन ये भी है, ठीक। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, पहला वाला गलत हो गया बस। अब सेवाइट कौन सी केव श्रीन है, तो आपको पता है कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट केव टेम्पल है, ठीक, उसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अगस्त इज डिक्लेयर द नेशनल हैंडलूम डे, 2015 में डिक्लेयर हुआ था, और ये न्यूज़ में चल रहा था तो आसानी से याद हो जाता है। इट वॉज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था कि नहीं, जब पार्टीशन हुआ था। फिर 16 अगस्त को डे ऑफ मॉर्निंग था, मॉर्निंग शोक दिवस, ठीक। तो ये सब पढ़ लेना, ठीक। उससे ये पता चल जाता है दोनों सही हैं, तो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फ्लैग कोड के बारे में बताया है। अब फ्लैग कोड लोग को लगता है कि पूछेगा ही नहीं, लेकिन क्या है इसमें, कह रहा है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 to 400 mm। और दूसरा कह रहा है कि लेंथ
एंड विथ की बात कर रहा है, ठीक, ना कि विथ H2 लेंथ की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब गूगल करोगे तो आपको WH2 H मिलता है 2H2 3, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है कि लेंथ इंटू विथ, तो 3H2 होता है, और इस हिसाब से अगर पहला वाला आप डिवाइड करो तो वो 3H2 आता है। लेकिन आप जब लक्ष्मीकांत पे जाके खोल के देखोगे तो इसका कुछ रेशियो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बहुत सारा दिया है। तो 400 और 600 नहीं होता है, वो होता है या तो 100 और 150, एक मिनट, 150:100, दूसरा होता है 225, ये 150:225, ठीक। तीसरा होता है आपका 900:600, ठीक, ऐसे होता है, ठीक। शायद मैं कहीं ना कहीं हाँ यहाँ गलत कर गया, 225:150, क्योंकि मैं हाइट इंटू वेट बता रहा हूँ ना, तो इससे ये होता है। उस टाइम पे क्या कभी कभी होता है ना कि आप घूमते घामते कहीं ना कहीं किताब पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा पढ़ लेते हो जो काम आ जाता है, तो ऐसे देखते देखते, क्योंकि एक बार किसी ने क्वेश्चन किया था काफ़ी पहले कि क्या होता है, तो उसने खुद ही रेशियो बता दिया था, हमारे आसपास की कोई थे, तो उन्हें रेशियो तो मुझे वैसे भी याद था और लक्ष्मीकांत देख लिया था, तो उससे ही पता चल गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एमंग द सिटीजन्स। बहुत अच्छी बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है द 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक। अब 26 नवंबर 1949 को अगर आपको प्रियम्बल याद हो ना, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 we do hereby adopt, enact and give to our constitution, give this constitution to ourselves, ऐसे कुछ करके याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, this 26 day of November 1949 we hereby adopt, enact and give it to ourselves this constitution, ऐसे कुछ करके, ठीक। तो इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक। और जो रही इसकी बात कि कब ये बनाया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी तो पहली बार जब बनाई गई थी, 3 बार बनाई गई थी ना ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने, अपने 3 फेज में ड्राफ्ट को सामने रखा था। तीसरा जो था कुछ 1948 जनवरी में, लास्ट वाला जनवरी में शायद रखा था, 11 जनवरी या ऐसे कुछ करके है। पहली बार बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 में, ठीक, बनाया गया था। चेयरमैनशिप किसकी थी तो आपको पता ही है, हमेशा पढ़ते रहते हो, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके बारे में, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू। दूसरा कह रहा है स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। मैंने कल बताया था आपको कि यूरेनियम का रिजर्व किसके पास है, टाइटेनियम का रिजर्व किसके पास है, 2-3 की बात की थी। आज बात कर लेते हैं गोल्ड का रिजर्व किसके पास है। तो गोल्ड का जो रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक। गोल्ड का रिजर्व हाँ हो सकता है एक्सपोर्टर वो हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास गोल्ड का रिजर्व है सबसे ज़्यादा, फिर रसिया के पास है। जब आप लड़ाई वड़ाई चलती है ना यूक्रेन रसिया, तब आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि रसिया के पास तो तेल है, सोना है, सब भर भर के उसके पास है, कौन मारेगा उसको। तो यहीं से पता चलता है कि रिजर्व ऑस्ट्रेलिया और रसिया के पास सबसे ज़्यादा है। लेकिन कल ही मैंने बताया था कि प्रोडक्शन जो ज़्यादा कर पाएगा वही बेचेगा, तो भैया प्रोडक्शन इनके पास अच्छा है। इनके पास वहाँ पे जो मेकर्स होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं वो बढ़िया होते हैं, तो ये एक्सपोर्ट सबसे अच्छा करता है। उस टाइम के हिसाब से 86.7 बिलियन डॉलर के आसपास किया था, मतलब 86 to 87 बिलियन डॉलर के आसपास किया था। और दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। मुझे नहीं पता, ठीक, पहला ऑप्शन आपने पढ़ा, नहीं पता आपको। दूसरा करा द यूएसए एंड EU क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। पहला कह रहा है यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये ग्रुप बनाया, ठीक। और दूसरा कह रहा है इस ग्रुप के थ्रू जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना दुनिया की, वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। ऐसा कभी होने देगा चाइना और बाकी कंट्रीज इंडिया जैसी होने देंगे कभी। अब इससे आपको ये तो पता चलता है कि भैया ये जो ग्रुप है ये बनाया इन्हीं दोनों ने, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे जो पहले में इन्होंने पूछा है दूसरे ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि यूएसए एंड EU यूरोपियन यूनियन, मतलब इसका मतलब पहला इन्होंने ही बनाया इसको, तो पहला तो सही हो गया। और दूसरा नेगेटिव साउंड कर रहा है तो गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका पता हो जाना चाहिए, आप ढूंढ लीजिए क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा कह रहा है मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडिया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। तो PLI चल ही रहा है इंडिया में खींच के कि नहीं भैया चलाओ चलाओ, इतना हम देंगे, 10,000 करोड़ देंगे, 5,000 करोड़ आपको इंसेंटिव मिलेगा। एलॉन मस्क को भी हमने बोला था, वो आ ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हमारी गाड़ी खरीद लो। मोदी जी कह रहे हैं नहीं हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे, यहाँ आके बनाओ फिर खरीदेंगे। क्या भरोसा वहाँ से कुछ आपने ऐसा लगा दिया सॉफ्टवेयर के हमारा डेटा शेयर हो रहा है आपके साथ, और नहीं तो हम लगाएंगे यहाँ पे 110% की ड्यूटी, ठीक, जिसको कहते हैं कस्टम। तब आपकी गाड़ी है 45 लाख की, यहाँ हो जाएगी 1 करोड़ की, कोई खरीदेगा ही नहीं।
ये बात है। तो हाँ, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और पहला जो ये डेटा 1.8 to 2%, ये अब ये डेटा अगर आप बोलो कि नहीं आता है तो बेकार की बात है, क्योंकि जब जीडीपी का डेटा 3-4 बार आता है ना, 4 बार क्वार्टर में अलग अलग आता है, वहाँ पे आपको ये डेटा मिलता रहता है। एक बार भी पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये डेटा अगले 4-5 सालों तक ऐसे ही रहने वाला। 3.2 पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट, पहला कह रहा है लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। दूसरा कह रहा है मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर दियर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तीसरा कह रहा है इनेबल कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर दियर टेक्नोलॉजी। ठीक, अब ये लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। ठीक, 4 ऑप्शन इसने दे दिया है। और किसके लिए? स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट बना है इनका एक। तो ये किसी के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे? पहले तो ये देख लो, हम लोग हमेशा मांगते रहते हैं, कहते हैं ये फाइटर प्लेन हम खरीद लेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर कर दो। हर कोई पीछे हट जाता है, कहते हैं चलो ठीक है, हम आपको ये बनाना सिखा देंगे कि कैसे इसमें फ्यूल डालना है। ठीक, और नहीं तो चलो फ्यूल वाला जो टंकी बनी रहती है वो भी बनाना सिखा देंगे। हम कहते हैं नहीं भैया इंजन बनाना सिखा दो, तो वो कहते हैं इंजन बनाना सिखा देंगे, तो आप खरीदेंगे क्यों? तो ये तो टेक्नोलॉजी तो शेयर करने वाले ऐसे लोग हैं नहीं, इतने अच्छे तो नहीं हैं जितना ये खुद को दिखाते हैं। दूसरा देखते हैं, कहता है मेक द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज शेयर करेंगे किसी के साथ में? तो किसी के साथ में नहीं, अपना पोर्ट थोड़ी ना शेयर करेंगे। वो पोर्ट बना लिया अपना, क्या कहते हैं, जो एयरपोर्ट्स बनाते हैं, जो डिफेंस के लिए बनाते हैं, नेवल पोर्ट्स बनाते हैं, ये सब किसी के साथ शेयर करने, कैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप बोलो कि जो आपकी वो फैसिलिटी बनी है जहाँ पे आप सपोज करो फ्रांस डसॉल्ट का रफाल बनता है, उसके साथ में हम जाके अपना वहीं पे कुछ तेजस बनाना चाहते हैं, वो कहेंगे भाग जाओ यहाँ से। तो इसके लिए केवल पहला से है। ठीक, लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, तुम ये बनाओ हम ये बनाते हैं, हमारा बजटरी डेफिसिट कम हो जाएगा। ठीक, ये किसी के साथ शेयर करने वाले नहीं। बेसिकली ये सारी बातें यूरोपियन यूनियन की अपनी थी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हो, एक दूसरे के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं। देखो स्विट्जरलैंड कहता है कि हमारा फाइटर प्लेन ले जाओ, फ्रांस कहता है हमारा लेके जाओ, जर्मनी कहता है हमारा लेके जाओ, हमारी नेवल शिप लेके जाओ, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कोई एक दूसरे के साथ कुछ शेयर नहीं करता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कह रहा है रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव adopted the first ever compact of international migration, the global compact for safe orderly and regular migration। बहुत बड़ा है तो भैया। और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड द सीजीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर कंट्रीज। ठीक, ये आ गया आपका बाइंडिंग। अगला क्या कह रहा है? द सीजीएम एड्रेसेस द इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स। ठीक, अब ये जब आंसर की अलग अलग लोगों ने दी थी बहुत डाउटफुल था, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर किया है तो इसमें कहा कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है ऑल द कंट्रीज, यहाँ पे कह रहा है बाइंडिंग, और यहाँ पे कह रहा है इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनली डिस्प्लेस। इंटरनली डिस्प्लेस के लिए क्यों बोलेगा भैया? इंडिया में इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ होना नहीं चाहिए, इंटरनेशनल लॉ उसके लिए तो नहीं लेगा ना। तो सारे ऑप्शन इसके गलत हो गए। हाँ, ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल पाया, इसके लिए कहीं तो गलती हो गई होगी इसमें बनाने में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अब होम गार्ड पे आया, बहुत पहली बार क्वेश्चन आया होम गार्ड पे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहला होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। होम गार्ड किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आगे चल के देखते हैं। अच्छा, आपने अगर यूपी या, हाँ यूपी का तो मुझे पता है, बिहार का नहीं पता। होम गार्ड आपने सुना है कभी नाम? होम गार्ड की भर्ती होती है। और किसी स्टेट में अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो यूपी का अभी तक पता है। ठीक, क्योंकि मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, तो यूपी का पता है मुझे। दिल्ली में भी मुझे दिल्ली पुलिस दिखी तो, लेकिन होमगार्ड नहीं दिखे, तो सेंटर का हो ही नहीं सकता, ये तो स्टेट का है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एन ऑक्सिलरी, सहायक फोर्स के तरीके, टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, उस स्टेट की, तो बहुत सही है। तीसरे की तरफ चलते हैं। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरिया एंड बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। देखो सही कह रहा, पहले तो यही बता देता है भैया, पहला और तीसरा वाला ऑप्शन देख लो, कह रहा है सम स्टेट्स, तो अलग अलग स्टेट अपना बनाते हैं। पहला गलत हो गया, तीसरा सही हो गया, और जब पहला गलत हो गया तीसरा सही हो गया तो आंसर कौन सा आएगा इसका? ओनली 2, 2 ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कौन से एक्ट के अंदर में यहाँ पे लिखा नहीं है, तो वॉलंटरी फोर्स एक्ट होता है 1946। ठीक, उसके अंदर में ये वॉलंटरी फोर्स थी, उसके अंदर में इसको बनाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म से मैच कराने को कह रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कह रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर में आता है कि अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म। जैसे देखते हैं आप कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है तो आप मिलिट्री या जो पुलिस की वो होती है वर्दी होती है उसको आप पहन लेते हो, तो ये किसके अंदर में आता है? ये इसके अंदर आप एक्शन जब आपके लिए लिया जाएगा ना, तो इस एक्ट के अंदर लिया जाएगा, सही है। दूसरा कह रहा है
कि नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग द पुलिस ऑफिसर एंड मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज। उनके साथ अगर उनकी इच्छा नहीं है और आप जानते हो तो मिसलीड कर रहे हो उनकी ड्यूटी में उन्हें, वो किसके अंदर आएगा? कह रहा है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगर थोड़ा सा भी आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट, और रिसेंट में चेंज भी हुआ, इसको क्या बोलते हैं, नया जो करके आया है कि न्याय संहिता कुछ करके आया, ठीक, यहाँ पे साक्ष्य कुछ करके आया, ठीक। तो इसके साक्ष्य आएगा ना इसके अंदर में, जो आपको एविडेंस देनी है तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। इसका क्या, ये भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। तीसरा क्या कह रहा है, सेलिब्रेटरी गन फायर, जो आप शादी वादी में गन फायर नहीं कर देते हो और लोगों की सेफ्टी को वो हार्म करता है, तो किसके अंदर आएगा? सही कह रहा, आर्म अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको इंक्लूड कर दिया गया। 2 ऑप्शन सही हो गए आपके, ओनली 2। तो 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक छूट गया शायद, 93 नंबर कहाँ गया, हाँ, ये कह रहा है कि किसके किसके बीच में है। तो आप पहले देखो, नॉर्थ क्यू एंड इटूरी, नहीं पता मुझे, छोड़ो। नागरेनो काराबाख, अगर आपको थोड़ा भी पता है तो आर्मेनिया और अजरबैजान, तो अजरबैजान का पार्ट हो गया ये, ठीक, लड़ाई वड़ाई करके निकाल दिया उसने। खेरसोन एंड जैपोरिजा, जिसपे अटैक किया था किसने, यूक्रेन, उसने, रसिया ने यूक्रेन में। तो इसका ये यहाँ बन रहा नहीं बन रहा है, नागरेनो काराबाख बन रहा नहीं बन रहा, इसका यहाँ बन रहा नहीं बन रहा, तो नॉफ देव। अब ये बताते तो कौन कौन सा रीजन कहाँ कहाँ का है, तो ठीक है, ये जो क्यू एन इटूरी है ना, ये इंसर्जेंसी मोजाम्बिक का है, ठीक, ये नागरेनो काराबाख का है, ठीक, और ये जो आपका आ रहा है ये आपको पता है यूक्रेन का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल हैज इस्टेब्लिश्ड अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स। तो अगर आपको 2020 याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जाते जाते कुछ पैक्ट साइन करवा के गए थे, किसके साथ में, यूएई के साथ में साइन कराया था, उससे पहले बहरीन के साथ में साइन कराया था, और 2000 के आसपास में इजिप्ट और जॉर्डन के साथ इजराइल ने अपने रिलेशन बना लिए थे। लेकिन दूसरा पड़ा ना, द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाई सऊदी अरबिया वॉज साइंड बाई इजराइल एंड अरब लीग, वॉज साइंड बाई इजराइल एंड अरब लीग। कोई ऐसी डील इजराइल साइन करेगा इतने सारे वॉर करने के बाद, इतनी आसानी से किसी के साथ में ये डील साइन करेगा? देखो, साइन नहीं हुई थी, लेकिन सऊदी अरबिया अभी भी चाहता है कि ऐसी डील साइन हो, ठीक। और हाँ, एक मिनट, ये 2002 में ना साइन हुई थी, लेकिन इसके बाद उसने, इसमें क्या हुआ था कि जब आप साइन करोगे इन सारी चीज़ों की, इनमें डिमांड रखी जाएगी ना कि आप साइन करना चाहते हो कि नहीं साइन करना चाहते हो, तो उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि आप पैलेस्टाइन का जो एरिया उससे बाहर जाओगे तब हम आपके साथ रिलेशन बनाएंगे। तो इसने कहा भाई जो एरिया आपने कब, अब रसिया से अगर बोले ट्रम्प साहब कि नहीं जो एरिया है छोड़ दो, फिर हम पीस डील साइन करवा देते हैं। जिसके पास जो हत्थे लग गया वो छोड़ता है। पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को उसने कब्जा कर रखा है, छोड़ रहा है। चाइना कब्जा कर रखा है, अक्साई चीन को छोड़ रहा है, और आए दिन कुछ ना कुछ हाथ से करता रहता है पाकिस्तान। अभी देखो पहलगाम में क्या किया उसने, कुछ नीच और धूर्त लोग आकर के हमारे यहाँ के टूरिस्टों को, और इसमें क्या है ना, उन्होंने, हमें लग रहा है कि उन्होंने मुस्लिम लोगों को छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाया है। उन्हें मुस्लिम से, इंडिया के मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। अगर आप जाके रहना चाहो पाकिस्तान में, देखो रहने देते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक डिवीज़न क्रिएट होगा इससे, कि हाँ हमें तो डर नहीं है, अब ये मारे जाएंगे और हिंदुओं को मुस्लिम पे गुस्सा आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ बनाई, ये सब एक पॉलिटिक्स होता है, ठीक। फॉरेन, ये ISI का माइंडसेट है, हमारा और आपका माइंडसेट नहीं है कि नहीं मुस्लिम को छोड़ देना, उनके लिए कुछ नहीं है हम, ठीक। जब वहाँ पे क्या है 26/11 हुआ था, किसने मुस्लिम और किसने हिंदू मारे गए थे? अब ये हिंदू मुस्लिम करके चल रहा है। एक टाइम आएगा जब इंडिया और अलग अभी आप ऐसा कुछ हो कि वो जा करके इस ईरान के आसपास कहीं पे कोई एक फ्लाइट वगैरह वो हाईजैक करें, उसमें जब पता है वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ के लोग हैं, पता चला आप इंडिया को, फिर वो रीजन नहीं देखने वाले हैं। या तो रीजन देंगे तो आप उनके साथ जाओ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो वो ये देखेंगे कि आप इंडिया को तो मार देंगे। आपको नीरजा वाला नीरजा, कौन सी नीरजा बनोत, कौन सी मूवी थी वो याद है आपको? उसमें अमेरिकन टूरिस्ट था वो, जिसको सबसे पहले गोली मारी थी। आपको 26/11 का याद हो, वहाँ पे भी ढूंढ रहे थे ये अमेरिकन है, गोली मार दो सब, क्यों? वो 9/11 की वजह से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किस लिए दिया जाता है? और दूसरा कह रहा है अर्जुना अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ठीक। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्टमैन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्जुना अवार्ड किस लिए दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए थोड़ी दिया जाता है, पिछले 4 सालों में आपने कितना अच्छा किया कितना बेकार किया उसके लिए दिया जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो कह रहा है कि कोच जो सक्सेसफुली ट्रेन किए स्पोर्ट पर्सन को, उनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के गुरु थे, इसलिए दिया जाता है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, ये कह रहा है किसके द्वारा? स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर होने के बाद भी हेल्प कर रहे हैं उनको, नहीं। ये स्पोर्ट पर्सन हो आप, NGO हो आप, पब्लिक प्राइवेट कोई भी हो, जो आप प्रमोट करना चाहते हो तो आपको मिलेगा। तो केवल 2 सही है इसमें, पहला सही है
और चौथा तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर। मुझे लगता है उतने टाइम का वीडियो बनेगा जितना कल बना था, और कुछ ज़्यादा समझाने के चक्कर में सारा काम खराब हो जाता, वीडियो लंबा बन जाता। पहला क्वेश्चन कह रहा है 44th चेस ओलंपियाड के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया। गुकेश जी हमारे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस में, ठीक। उससे पहले 5 बार वो बन चुके हैं, विश्वनाथन आनंद साहब। आप सोचो पहली बार इंडिया में हो रहा होगा, पहली बार 1927 में हुआ था, ठीक। तब से पता नहीं कितनी बार हुआ है। दूसरा कह रहा है ऑफिशियल मैस्कट जो था, तब भी था, सही है। द ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इज द ओपन सेक्शन इन द वेरा मैजिक कप। चौथा कह रहा है द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप, ठीक। अब इसमें पहला तो आपका हो गया गलत, दूसरा हो गया सही, और इसमें केवल 2 ही सही है भैया, ठीक। अब कौन कौन सा सही है? तो कह रहा है फर्स्ट टाइम चेस ओलंपियाड हेल्ड इन इंडिया, तो पहला तो आपका गलत हो गया, और दूसरा वाला आपका सही हो गया, और इन दोनों में से एक और सही है। उस टाइम इतना मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, केवल 2 ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं करवाने वाला ही नहीं था, लेकिन बता दिया क्योंकि वो गुकेश साहब इस बार जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डोनबास कौन सा एरिया? तो डोनबास भी आपको याद होना चाहिए, यूक्रेन का है। और टिग्रे, टिग्रे कहाँ का? यूथोपिया का है। कचिन कहाँ का है? नॉर्थ यमन का है। कौन कौन सा था सही है? नन ऑफ द अबव, कोई मैच हुआ ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंट ईयर चड, गिनिया, माली, सूडान, सब किस लिए है ये? देखो इसी 2023 में ही पूछ लिया यार ये क्वेश्चन, 24 बिना मतलब आपको बता रहा था। यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, ये क्या चाइना का मिलिट्री बेस नहीं है, ये कहाँ गया? सक्सेसफुल कू हुए हैं, ठीक। यहाँ पे उससे रिलेटेड सोमालिया वाला भी था। फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट कहाँ ऐसा है जहाँ पे डीकार्बोनाइज करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन में सब जगहों पे होता है, क्योंकि हर जगह ऑयल की डिमांड है, ग्रीन हाइड्रोजन यूज करोगे तो काम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द G20 ग्रुप और ओरिजिनली इस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। तो सही बात है, पहले इसको 1999 के आसपास इसीलिए बनाया गया था, और बाकी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़ को। और दूसरा कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटीज। तो दोनों सही थे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव साइन कर रहे थे, और उस टाइम पे G20 हुआ भी था, तो इसलिए पूछ लिया था। तो आज के लिए इतना ही। एक पेपर हमारा 2023 का हो गया, अब हम पहले 2022 करेंगे। 2024 में मेरी कोशिश है कि लास्ट में किया जाए, ठीक। 9वें और 10वें दिन में 2024 किया जाए, जिससे ये होगा कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था वो आपको ध्यान में रहेगा। तब 2023-22 कल करना स्टार्ट करेंगे, और थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएंगे कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप UPSC अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए। और कुछ आपको लग रहा है कि नहीं सही मिल रहा है, सही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। और धीरे धीरे देखो, अभी काफ़ी टाइम बाद मैं आपको ये चीज़ें बता भी रहा हूँ, और रिवाइज आपको हर चीज़ पढ़ाने से पहले ना एक बार तो देखना होता है, क्योंकि इसमें केवल ऐसा है नहीं कि फैक्चुअल है, करंट की भी चीज़ें हैं। जो आपको करंट नहीं लगता है, फैक्चुअल लगता है, वो भी करंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है। तो ठीक है, धीरे धीरे, अभी थोड़ा टाइम कम मिल पाता है तो चीज़ों को उतना ढंग से हो नहीं पाती है, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों के पेपर आप ऐसे देखते जाओगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। और इसके अलावा हाँ, किसी दिन कोशिश करूँगा कि मैप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको, क्वेश्चन नहीं, जैसे ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज आती हैं, कैस्पियन के आसपास, बाल्टिक के आसपास, आपको 2024 में पूछा भी है। बाल्टिक के आसपास आपका इंडियन बॉर्डर से रिलेटेड क्या क्या है, कैसी कैसी, थोड़ा सा अफ्रीका की कंट्रीज़ की डिस्कशन करूँगा, क्योंकि अफ्रीका से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो कुछ कंट्रीज़ का डिस्कशन करूँगा। सारा मैप वर्क नहीं करा मिलेगा। और हाँ, कल से जो पढ़ाऊँगा तो वो PDF से पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कुछ ना कुछ, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं आपको। जैसे मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ, जो PSL वेब्स के बारे में बात कर रहा था मैं, उसमें से आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कि कैसे, जो आपको नहीं भी याद होता ना, तो आप सामने से जब देख लेते हो, एक पिक्चर देख लेते हो उसकी, तो वो माइंड में बहुत टाइम के लिए रह जाती हैं। तो कल से PDF से पढ़ाऊँगा, एक पेपर पढ़ाऊँगा, अगर मुझे सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से स्लाइड, ठीक। चलिए, थैंक यू।